जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है दोबारा से बेटा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा हमने लास्ट क्लास पर अपना जो अकाउंटेंसी 12th का पहला चैप्टर है, नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उसको हमने स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक क्लियर किए थे। ठीक है, पहला था बेटा व्हाट इज पार्टनरशिप एंड नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, दूसरा था बेटा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और तीसरा था बेटा राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो वहां पर बेटा हमने जब पार्टनरशिप की फीचर पढ़ी थी तो उसमें एक फीचर था बेटा एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या था कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म बेटा जो एग्जिस्टेंस में आती है इट्स कम थ्रू एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट बेटा रिटर्न भी हो सकता है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। तो वहां पर हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, बट रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, और उस रिटर्न एग्रीमेंट के क्या क्या क्लोज या क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों रिटर्न एग्रीमेंट ही बनाकर रखना चाहिए। ठीक, आज की क्लास में हम लोग ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, यानी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज की क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड। ठीक है, थ्योरी का पार्ट है बेटा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? पार्टनरशिप डीड इज एन रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। एग्रीमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है रिटर्न। जब रिटर्न एग्रीमेंट की हम लोग बात करते हैं तो उसी का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड। तो रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट में पार्टनर्स ने वो सारे प्रोविजन उस एग्रीमेंट उस डीड में लिखे होते हैं बेटा, जिनको वो फ्यूचर में फॉलो करेंगे, और उस पार्टनरशिप डीड पर सभी पार्टनर्स के साइन भी होते हैं। इसलिए कोई भी पार्टनर बेटा फ्यूचर में उन प्रोविजंस को फॉलो करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब आती है बात क्लोजेज और कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से क्लोज या कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कंटेंट है बेटा, सबसे पहला जो क्लोज है वो है डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पार्टनर्स। इस क्लोज में बेटा पार्टनर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, यानी पार्टनर का नाम क्या है बेटा, उनकी एज, उनका एड्रेस, वो सब इस क्लोज में लिखा जाता है ताकि पता हो कि भाई कौन कौन पार्टनर इस फर्म में इंक्लूड है। ठीक है, दूसरा बेटा डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फर्म। इसमें फर्म को डिस्क्राइब किया जाता है बेटा, फर्म का नाम क्या है, ठीक है, और फर्म किस चीज के लिए बनी है। इसके बाद आता है बेटा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कि फर्म का प्रिंसिपल प्लेस कहां पर है, प्रिंसिपल प्लेस कहां पर है, मेन प्लेस कहां पर है फर्म का, वो यहाँ पे आप थर्ड क्लोज में लिखेंगे। इसके बाद आता है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? नेचर का मतलब होता है बेटा कि फर्म किस चीज में डील करती है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली दो तरीके से एक फर्म बिजनेस कर सकती है, एक होता है बेटा ट्रेडिंग और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग क्या होता है बेटा? जिसमें फर्म जो है बना बनाया माल लेकर आएगी और उसको आगे बेचेगी, तो वो होता है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बेटा? जिसमें फर्म कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल लेकर आती है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। तो यहां पर आपको नेचर में डिफाइन करना पड़ेगा कि बिजनेस का नेचर क्या है। इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म और इट इज अ ट्रेडिंग फर्म, ये आपको यहां पर क्लियर करना पड़ेगा। तो बेटा अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि बेटा जो पार्टनरशिप फर्म है वो कब स्टार्ट की गई है, वो डेट आपको यहां पर इस क्लोज में मेंशन करनी है। ठीक है, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको यहां पे लिखनी है। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, ये भी आपको अच्छे से मेंशन करना होता है। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। यहां पर आपको बताना होता है बेटा जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इसका मतलब ए कितना पैसा लेकर आया एज अ कैपिटल, बी कितना पैसा लेकर आया था और सी कितना लेकर आया था, वो सब आपको यहां पर मेंशन
करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ देखिए बेटा, कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर पार्टनरशिप में दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसी क्लोज में आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि फर्म जो है कौन से वाला मेथड यूज करेगी, फिक्स कैपिटल करेगी या फिर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल करेगी। यानी यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपको मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट भी मेंशन करना पड़ता है। क्लियर है? अब उसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लोज की, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें आपको ये मेंशन करना होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में फर्म पार्टनर्स को उनके कैपिटल के बदले इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी तो किस रेट पे करेगी। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय फर्म देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको यहां पर पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट देना चाहती है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट प्रोविजन है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसमें आपको लिखना है कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से ड्रॉइंग के बदले इंटरेस्ट चार्ज करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पर आपको मेंशन करके चलना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग व्हिच फर्म विल चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है बेटा, ये था इसका क्लोज नंबर 8। अब बात करते बेटा अपने नेक्स्ट क्लोज की। तो बेटा जो नेक्स्ट प्रोविजन होगा और पार्टनरशिप डीड, वो किस चीज के बारे में बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी यहां पर पहले से ही मेंशन करके चलेगी फर्म कि भाई जो पार्टनर्स हैं वो फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस किन रेशो में शेयर करेंगे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका क्या होगा, वो कैसे अपना प्रॉफिट या लॉस फ्यूचर में बांटेंगे। ये यहां पर आपको मेंशन करने पड़ेगा कि क्या भाई वो इक्वल बांटेंगे या फिर 60-40 की रेशो में बांटेंगे या फिर 75-25% की रेशो में बांटेंगे, वो सब आपको पहले से ही मेंशन करके चलना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जो एक फर्म प्रोवाइड करेगी उस पार्टनर को जिसने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, या फिर जिसने फर्म से लोन ले रखा है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस या लोन दे रखा है तो फर्म उस पे इंटरेस्ट लेगी, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो आपको पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो अगर वो उससे इंटरेस्ट लेगी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो सब आपको यहां पर इस प्रोविजन में पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा रेम्युनरेशंस टू अ पार्टनर। रेम्युनरेशंस का मतलब क्या होता है, अगर पार्टनर फर्म के लिए कोई अलग से काम करता है, जैसे मान लीजिए एक पार्टनर है वो कुछ अलग से सेल्स का काम भी देखता है, बाकी पार्टनर्स नहीं देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो फर्म है बेटा वो उसको उस काम के बदले या तो सैलरी प्रोवाइड करेगी या फिर कमीशन। अगर कोई भी पार्टनर फर्म्स के लिए अलग से काम करता है तो अगर फर्म को उसको सैलरी या कमीशन देना है तो वो भी पहले से ही उनको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि कितना सैलरी या फिर कितना कमीशन उस पार्टनर को दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा रेम्युनरेशंस टू पार्टनर्स। ठीक है, तो बेटा अपना जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, देखिए गुडविल क्या होता है। गुडविल वैसे तो नेम फेम रेपुटेशंस को हम लोग कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में आप कहोगे भाई गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, बट एक्चुअल में गुडविल का मतलब होता है नेम फेम या फिर रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, अब यहां पर ये अकाउंट्स में क्या करती है, whenever there will be reconstitution of a partnership firm। ठीक है, आप पूछेंगे सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड क्या आ गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा जब भी कभी पार्टनर्स के बीच उनके रिलेशंस में चेंज आता है। अब यहां पर चेंज किस किस वजह से आ सकता है, समझिए। पहला होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, जैसे ए और बी पार्टनर्स थे, पहले वो इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, बट अब उन्होंने अपना रेशो चेंज करके 3:2 कर दिया, तो यहां पर उनके रिलेशंस में चेंज आ गया और एक नया पार्टनरशिप डीड वहां पर जनरेट होगा। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है बेटा। तो यहां पर जब रेशो चेंज होगा तो एक पार्टनर या फिर ज्यादा पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे या एक और ज्यादा पार्टनर उसका हिस्सा गेन करेंगे। अब ऐसे ही एडमिशन की आप बात करें, एडमिशन में क्या होता है कि नया पार्टनर फर्म में आता है। जब नया पार्टनर फर्म में आएगा ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब वो फ्यूचर में वो भी प्रॉफिट का एक हिस्सा लेगा, तो वो पुराने पार्टनर के प्रॉफिट में से ही तो हिस्सा लेगा। तो जो नया पार्टनर है बेटा वो यहां पर गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, और जो पुराने पार्टनर जिन्होंने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है किसी एक ने या सभी ने मिलकर, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहलाएंगे। तो ये भी बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि जो पुराने वाला पार्टनरशिप डीड था वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रहा होगा। अब एक नया पार्टनर भी आ गया, अब उनका रिलेशन चेंज हो गया, तो एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। इन द सेम मैनर बेटा रिटायरमेंट या डेथ के केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही कहा जाता है इसको। क्यों? रिटायरमेंट या डेथ में क्या होगा बेटा, एक पार्टनर जो है फर्म छोड़कर चला जाता है, या तो वो रिटायरमेंट ले लेगा या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो जब वो फर्म छोड़कर जाएगा बेटा, तो उसका जो हिस्सा है वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनमें से किसी एक को, या फिर हो सकता है सभी पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो यहां पर रिटायरिंग या जिसकी डेथ हुई है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, और जिन्होंने उसका हिस्सा लिया वो गेनिंग पार्टनर होंगे। तो एट इसी को हम कहते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वी हैव टू वैल्यूड गुडविल। ठीक है, और गुडविल वैल्यूड करने के बेटा अलग अलग मेथड होते हैं। बेसिकली 3 मेथड हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो हमें यहां पर पहले ही लिखकर चलना है कि किस वाले मेथड से हम अपनी गुडविल को वैल्यूड करेंगे, और गुडविल वैल्यूड क्यों करनी है। अब देखिए, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, आप समझिए एक तरीके से यहां पर उसने क्या किया, अपना हिस्सा गेनिंग पार्टनर को बेच दिया, या फिर आप कह सकते हो जो गेनिंग पार्टनर है उसने उतना हिस्सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से परचेज कर लिया। तो यहां पर परचेज किया है तो कुछ अमाउंट तो उसको पे करनी पड़ेगी ना उसके बदले में, वो अमाउंट होती है बेटा गुडविल की। तो इसलिए हमें हर चैप्टर में, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ हो, हमें गुडविल वैल्यूड करनी पड़ेगी। तो आप अपने पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस में ये पहले से ही मेंशन करके चलेंगे कि गुडविल कैसे वैल्यूड की जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है बेटा वो है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। अब हर बार whenever there will be reconstitution of firm, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने बात की, तो हमें हमारी जो बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी बेटा उनको रीवैल्यूड करना पड़ेगा। तो हमें यहां पर पहले से ही मेंशन करके चलना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी असेट्स को वैल्यूड करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किसका बेटा? इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है। तो जब वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर बेटा जाएगा तो वहां पर उस डेट पर उसका कुछ ना कुछ तो हिस्सा बनेगा ना कुछ तो अमाउंट उस फर्म में लगा होगा। जब वो रिटायर हो रहा है फर्म से पार्ट, जब उसकी डेथ हुई है तो उसका जो अमाउंट बनता है उसके अकाउंट को जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर है या फर्म है वो कैसे सेटल्ड करेगी। क्या सारे का सारा अमाउंट एक साथ पे किया जाएगा या कुछ अमाउंट अभी पे किया जाएगा, कुछ बाद में पे किया जाएगा, वो प्रोविजन भी आपको पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन करके चलना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, खासकर डेथ के केस में, क्योंकि जिस पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड साइन की थी उसकी डेथ हो जाती है बेटा, ठीक है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बेटा एग्जीक्यूटर बोलेंगे, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटर क्लेम करेंगे उसका हिस्सा। ठीक है, तो वहां पर उनको बताना पड़ेगा कि भाई पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली हमें ऐसे ऐसे आपके अकाउंट को सेटल करना है, बट वो हमारे कहने से नहीं मानेंगे। तो यहां पर जो पार्टनरशिप डीड है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्लियर? अब इसके बाद आता है बेटा अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, देखिए हमें पता है 11 से ही 2 तरीके के अकाउंटिंग पीरियड होते हैं बेटा, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। तो हमें यहां पर पहले से ही मेंशन करके चलना है कि विच अकाउंटिंग पीरियड विल बी फॉलोड बाय द फर्म। इट विल बी अ कैलेंडर ईयर और इट विल बी अ फाइनेंशियल ईयर। यानी हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होगा या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, वो भी हमें पहले से ही क्लियर करके चलना पड़ेगा। अब देखिए जो 16 है वो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। इसमें आपको क्लियर करना है कि किस किस पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं, किस किस पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, ताकि उनके बीच में कोई भी क्लैश ना हो। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका प्रोविजन 16। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोविजन की। तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है वो है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हमें ये मेंशन करना है वेदर द पार्टनरशिप फर्म विल गो फॉर एट अ विल, ठीक है, और एट अ स्पेसिफिक वेंचर और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर एट अ विल का मतलब क्या है भाई, जब तक पार्टनर्स की इच्छा है तब तक पार्टनरशिप फर्म चलेगी, या फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कि भाई 2 साल तक हम पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे, या फिर फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर जिसको बेटा हम ज्वाइंट वेंचर भी कहते हैं। स्पेसिफिक वेंचर का मतलब है किसी एक काम के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा तो हमारी पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर मेंशन करके चलना है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कि हमारी पार्टनरशिप फर्म कब तक चलेगी।
ठीक है। फिर इसके बाद है बेटा बैंक अकाउंट ऑपरेशन। देखिए, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। पार्टनरशिप फर्म बंद होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो होता है म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग द पार्टनर्स। जिस दिन पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो जाता है बेटा, आपकी पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाती है। तो उससे बचने के लिए यहां पर बैंक अकाउंट ऑपरेशन के नाम से एक प्रोविजन बनाया जाता है कि जो बैंक में ऑपरेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। क्या बैंक से पैसा विड्रॉ केवल एक पार्टनर के सिग्नेचर से हो जाएगा, या फिर दो पार्टनर के सिग्नेचर से होगा, या फिर सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर से होगा। ये आपको पहले ही मेंशन करके चलना है कि बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट किया जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आता है बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको मेंशन करके चलना है कि जो पार्टनरशिप फर्म है किसी पार्टनर की डेथ के बाद कंटिन्यू रहेगी या फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद है बेटा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स में क्या है कि इतने सारे प्रोविजन होने के बावजूद भी अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स जनरेट हो जाता है, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाता है, तो उसको कैसे सेटल्ड किया जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये सब था अबाउट पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स के बारे में। अब एक बात जल्दी से देख लेते बेटा, व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोविजंस। तो बेटा अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की। तो देखिए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पहला, इट गवर्न्स राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, ताकि पार्टनर्स के काम के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो पार्टनरशिप डीड में हर पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं, हर पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं और हर पार्टनर्स की क्या क्या लायबिलिटीज है, ये बहुत क्लियर मेंशन किया जाता है बेटा। ठीक है, सो दैट उनके बीच में कोई क्लैश ना हो। अब दूसरा देखिए, फिर भी अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स आता है, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट्स को बेटा इस पार्टनरशिप डीड के बेस पर ही सेटल्ड किया जाता है, क्योंकि उसमें सारे एग्रीमेंट पहले से ही मेंशन होते हैं। तो ये दो जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की। ठीक है, इन पार्टनरशिप डीड के बिना ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं पार्टनरशिप डीड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इन अ पार्टनरशिप फर्म। बट क्या होगा सर अगर पार्टनरशिप डीड ना हो? अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड में किसी एक चीज के लिए कोई क्लोज ना हो बेटा, तो वहां पर अप्लाई होता है अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोविजन होते हैं बेटा, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड। तो पहले आप ये कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उनके प्रोविजंस के बारे में। ठीक है बेटा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें कमेंट करके, वीडियोस को लाइक करके। ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।